हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। और सबसे पहले तो मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि संडे को एग्ज़ाम था और आज मैं सेकंड वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि अभी मैं घर आ गई हूँ। तो वाईफाई का जो प्रॉब्लम है वो इशू हो रहा है कि अगर वीडियो बना भी लो तो फिर अपलोड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वजह से भी जो है वीडियो नहीं आ पाया। दूसरा एक रीज़न ये भी था कि एग्ज़ाम के बाद थोड़ा सा समझ नहीं आता है कि क्या करूँ। सबसे पहले आप जब एग्ज़ाम हुआ था तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपने नंबर काउंट किए होंगे जो कोचिंग के आंसर शीट्स होती हैं उनसे। और उसके बाद एक क्वेश्चन जो है वो आयोग ने डिलीट कर दिया है ना। और उसके बाद अभी फाइनल आंसर की आना बाकी है। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझसे भी नंबर पूछ रहे थे, तो मैंने सबसे पहले अपने नंबर बता दिए थे कि मेरे नंबर जो है वो 76-7 के अप्रॉक्स हो रहे हैं, 5-6-7 के अप्रॉक्स हो रहे हैं, जब मैंने महात्मा गांधी से, निर्माण से और आकार से, मतलब 2-3 कोचिंग से अलग अलग आंसर सीट से जिन्होंने अलग अलग आंसर दिए थे उनसे मिलाए थे। फिर उसके बाद अभी आंसर सीट आ गया है, तो आंसर सीट आने के बाद में नंबर में 1-2 नंबर की और कमी हो गई है। तो अब उसके बाद जो है अब एक और फाइनल आंसर की आना भी बाकी है। तो कुछ भी कह नहीं सकते हैं क्योंकि 110 पोस्ट है और हो भी सकता है, मे बी पॉसिबल, और नहीं भी हो सकता है। तो अब आगे क्या करना है, नेक्स्ट प्लान क्या है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि काफ़ी कमेंट्स में भी पूछते हैं कि सबसे पहले तो आप ये बताइए, एक किसी का कमेंट था किसी सब्सक्राइबर का, कि आप ये बताइए कि जो 100 के 100 क्वेश्चंस आए थे उसका सोर्स क्या हो सकता है, और हर क्वेश्चन पर डिस्कस करिए कि किस टाइप के कहाँ से पढ़ने से मतलब क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो वो सबसे बेसिक बेसिक तो मैं आपको बता दूंगी। कुछ चीज़ें जो थी, इकोनॉमी वाला जो सर्वे था, जो इकोनॉमी के क्वेश्चन वाला पार्ट था, वो ऐसा था कि आप कितना भी उसको पढ़ लो, आप उसको सही से तुक्के से करके आ सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, 3-4 क्वेश्चन जो कि जनरली आप नहीं पढ़ते हो और कोई भी नहीं पढ़ता है। तो उन चीज़ों को नेक्स्ट वाला जो प्री होगा उसमें भी उतने डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मे भी पॉसिबल कि वो नेक्स्ट में इतना डिटेल में ना पूछे, क्योंकि हर बार जो है वो आयोग का पैटर्न जो है वो बदलता जाता है। तो डेटा को इतने डिटेल में नहीं पढ़ा जाता। हाँ, पर जैसे कि हिस्ट्री हुई, ज्योग्राफी हुई थी, कि ज्योग्राफी से सर उन्होंने डिटेल में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं है, पर हिस्ट्री से जो है थोड़े से क्वेश्चन जो है वो डीपली आए थे। तो हिस्ट्री अब डीप में पढ़ने की ज़रूरत है। और जनजाति वगैरह से क्वेश्चन अच्छे आए थे। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एक दो जो कि वो ऐसे पूछ लेते हैं कि आपको जो नहीं पता होता है, आप जिसमें कंफ्यूज होते हो दो में, या फिर जो कंट्रोवर्शियल हो जाता है, जैसे कि अभी एक दो चल रहा है कि इसका बिरहा वाले का भी चल रहा है थोड़ा सा कंट्रोवर्शी में। तो वो चीज़ें हमेशा आयोग का है कि वो ऐसे 100 क्वेश्चन कभी नहीं बनाते हैं जो कि जिनके आंसर एकदम परफेक्ट हो, या तो एक या दो में जाते हैं या क्वेश्चन डिलीट हो जाता है। तो वो तो हमेशा का एक पैटर्न चलता आ रहा है, तो हमेशा रहेगा। बाकी जो 80 क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस के अंदर से आ जाते हैं। बस आपको ये है कि आपको उनको सही करके आना है, एग्जाम में आपको उनको सही करके आना है, क्योंकि वो 80 क्वेश्चन आते तो आपके पढ़े हुए में से है, बस आप कहीं ना कहीं उनको एग्जाम प्रेशर रहता है, एग्जाम का प्रेशर रहता है, उसमें गलत हो जाते हैं। कभी कभी आप दो में डाउट होते हैं, दो के बीच में घूम रहे होते हो, तो वो तब गलत हो जाता है। एक आर्टिकल आया था संविधान का, वो थोड़ा सा डीप क्वेश्चन था। बाकी उसके अलावा जो है पेपर का लेवल पहले से थोड़ा ठीक था, मतलब हाँ मुझे थोड़ा सा हार्ड लगा पहले से, क्योंकि ये इकोनॉमी वाला जो पोर्शन था उसने पेपर पेपर जो है उसको थोड़ा सा हार्ड बना दिया, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो 4-5 क्वेश्चन जो इकोनॉमी के आए थे वो थोड़े से अलग थे। बाकी पेपर का लेवल इनको हटाकर अगर देखा जाए तो इकोनॉमी और हिस्ट्री वाले पार्ट को तो अच्छा था। हर बार जो सर्च इंजन वगैरह से एक नया वर्ड वो लोग पूछते ही है, और साथ ही साथ बाकी एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जो कि बन जाएंगे। तो पेपर का लेवल जो था वो बाकी सभी सब्जेक्ट में पहले के जैसा था, इकोनॉमी वाले को अगर छोड़ दिया जाए तो, है ना। तो अब बहुत लोगों का क्वेश्चन ये है कि अब आगे, जैसे कि 110 पोस्ट हैं, किसी के 70 हो रहे होंगे, 71 हो रहे होंगे, 72 हो रहे होंगे, कट ऑफ क्या जाएगा, 73 हो रहे हैं ना। तो कट ऑफ क्या जाएगा तो कुछ पता नहीं है, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। 80, 81, 82 इसके बीच में कट ऑफ रहने वाला है, क्योंकि पोस्ट 110 है। अगर पोस्ट बढ़ती है तो हो सकता है कट ऑफ 1-2 नंबर कम चला जाए, ऐसा सभी का कहना है। कोई मैंने कुछ ऐसा एनालिसिस किया नहीं है, पर सब लोगों का यही कहना है, और सबने यही टारगेट किया था, कि मैंने भी यही टारगेट किया था कि अगर 83, 82 के नंबर आसपास आएंगे तो आगे देखा जाएगा। बाकी फिर इसमें इतना ज़्यादा स्कोप है नहीं, क्योंकि पोस्ट जो है वो 110 ही है, और जैसा कि मैं जनरल कैटेगरी से आती हूँ तो और ज़्यादा पोस्ट का और कम है। तो इस वजह से अब बात आ रही है कि अब आगे क्या करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए। अब जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि मेरे जैसे है, जो कि 26-7 के अप्रॉक्स हो गए हैं एज में। अब उनको इस फील्ड को छोड़ देना चाहिए, इधर से क्विट कर देना चाहिए, या फिर कुछ और की तरफ स्विच करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो आइए, देखिए यहाँ पर हम जब इस स्टेज पे आ जाते हैं ना कि बुक्स से हमारे रूम्स भरे हुए होते हैं। मेरा जो यहाँ का जो मैंने एक वीडियो में बताया था, लास्ट वाले वीडियो में, कि एक जो कवर्ड है वो पूरा बुक्स से भरा हुआ है। अभी ये जो टेबल है इसके नीचे वाली जो है वो पूरा बुक्स से भरा हुआ है, इसके ऊपर भी बुक्स रखी हुई है, और बहुत सारी बुक्स मेरी इंदौर रखी हुई है जो कि मैं अभी लेकर आई ही नहीं हूँ, जिनसे मैंने भी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की थी। तो जब इतनी सारी बुक्स आप देखते हो और आप क्विट करने का डिसीजन लेते हो, तो आपको ये बुक्स जो है वो क्विट करने में बहुत ज़्यादा, मतलब वो नहीं करने देती आपको, क्योंकि आपको पता है कि आपने इतना कुछ अगर 4-5 साल में पढ़ा तो सब वेस्ट जाएगा अगर आप क्विट कर दोगे। और क्विट भी कर दो अगर, जैसे कि मैं सिर्फ अपने बारे में बता रही हूँ, जैसे कि बहुत लोग होते हैं जो कि अलग अलग जिनके पास डिग्रीज होती हैं, जैसे कि किसी ने अगर बीएड कर रखा है तो वो क्विट कर सकता है और वर्क दो की प्रिपरेशन कर सकता है, ईजी है ना। अगर किसी ने कोई इंजीनियरिंग की डिग्री किया तो वो क्विट कर सकता है, भाई 26-7 के हो गए, अब नहीं बन रहा है, अब हम प्राइवेट फील्ड में जॉब कर लेते हैं, और बहुत लोग कर भी देते हैं। अगर किसी ने कुछ और कर रखा है डिग्री में तो वो कुछ और कर सकता है। पर अगर किसी ने कुछ भी डिग्री ना की हो
और फिर अगर वो पीएससी की प्रिपरेशन जो है वो भी क्विट कर दे, तो फिर सामने वाला इंसान क्या करे। अगर वनडे एग्ज़ाम बहुत लोग बोल रहे हैं कि बैंकिंग की प्रिपरेशन कर लो, आप एसएससी की प्रिपरेशन कर लो, आप जब 26-7 के हो गए हो उसके बाद में आप दोबारा से जो है मैथ ज़ीरो से, रीजनिंग ज़ीरो से स्टार्ट करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो फील्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है और उसमें आप प्रिपरेशन करोगे और एक ही साल में आपका, 1-2 साल में आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर हाँ आपका मन है कि अब आपका पीएससी से मन भर गया भाई, अब मेरे को नहीं करनी है, तो बात अलग है। बाकी अगर आपका मन सिर्फ एमपीपीएससी का और इसी से सिलेक्शन लेने का है, तो फिर आप अदर फील्ड में दोबारा से उतनी ही मेहनत करोगे। इससे बेटर है कि आप 1 साल और इस फील्ड में मेहनत कर लो और खुद को देख लो कि भाई मैं ये निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकती। कुछ 6-5-6-7 अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा होते हैं एमपीपीएससी के। पर अगर आपके पास और कोई ऑप्शन ना हो, अगर आप प्राइवेट फील्ड में नहीं जाना चाहते, आप स्कूल पढ़ाने नहीं जाना चाहते, आप कुछ भी प्राइवेट नहीं करना चाहते, अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है तो आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते हो, है ना। अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है तो आप प्राइवेट फील्ड में नहीं जा सकते, कुछ और डिग्री नहीं है तो आप कुछ और नहीं कर सकते हो, अगर आपके पास बीएड नहीं है तो आपका वो वाला स्कोप खत्म हो गया है टीचिंग वाला। तो वो सभी बच्चे जो कि कहीं ना कहीं से देखिए कोरिलेट कर रहे हैं। अब एक एग्ज़ाम बचा है जो कि रेलवे का है, आप सभी ने डाला होगा, है ना। रेलवे का जो एग्ज़ाम है वो, उसमें सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा था, तो वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो एमपीपीएससी वाले, जो कि एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने उसको डाला होगा, जिसमें कि जीएस आनी है और मैथ और रीजनिंग आनी है ना। तो उसमें मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया उसका फॉर्म भरे हुए। तो शायद 35 का मैथ और रीजनिंग है और 50 नंबर का शायद उसमें जीएस है। तो जीएस वाला जो पार्ट है वो अच्छा खासा आने की वजह से एमपीपीएससी की जितनी भी तैयारी करने वाले लोग हैं, तो उनके लिए वो एक एग्ज़ाम है जो कि उसको आप फोकस कर सकते हो अभी इस वाले ईयर में, कि आप उसको शायद मे भी निकाल लो। अगर आपके पास एक और ऑप्शन है कि अभी जो है वो ग्रामीण बैंक की वैकेंसीज आई हुई है क्लर्क की, तो आप उसका फॉर्म अगर फिल करना चाहते हो तो उसका फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको स्टार्ट उसको ज़ीरो से ही करना पड़ेगा, पर वो एक ऐसा एग्ज़ाम है क्लर्क का कि आप उसको चाहो तो आप अच्छी मेहनत कर सकते हो उसमें। और स्टार्टिंग में उसमें मैथ और रीजनिंग आता है प्रीलिम्स में, तो आप मैथ और रीजनिंग करके अगर आपका प्री निकल रहा है तो आप उसका मेंस तैयार कर सकते हो, अगर आप बैंकिंग की फील्ड में जाना चाहते हो इसको क्विट करके। तो ये सभी ऑप्शंस है जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है वो पूछते हैं कि अब हमारा नहीं निकल रहा है तो अब हम क्या करें। तो देखिए एग्ज़ाम जो है वो, मैं भी इन्हीं सब चीज़ों में उलझी हुई हूँ कि हाँ ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये हमारी फील्ड का नहीं है तो हम ये काम नहीं कर सकते, पर हम ये कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को सोचते हुए मैंने भी एक ही चीज़ सोची है कि मैं शायद अब जो कर सकती हूँ वो ये है कि अगर मैं एमपीपीएससी क्विट, वैसे मैंने जब ये वीडियोस बनाना शुरू किया था तो मैंने यही सोचा था कि ये वाला अटैम्प्ट जो है वो मेरा लास्ट अटैम्प्ट होगा। इसके बाद में मुझे नहीं लगता कि मैं एमपीपीएससी जो है वो उतना सीरियस होकर दे पाऊँगी, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता है खुद को पूरा से समेट के। अब इस वाला जो अटैम्प्ट है हो सकता है इसमें हो भी जाए और हो सकता है ना भी हो, पर अगर हो जाता है तो भी मेंस पढ़ना है और नहीं होता है तो भी मेंस की तैयारी करनी है, क्योंकि इसका प्रीलिम्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेट होगा, अभी नहीं है, तो मेंस ही पढ़ना है हो या ना हो। और प्रीलिम्स निकालने के लिए से कुछ होता नहीं है, क्योंकि मेंस बहुत ज़्यादा टफ पड़ता है और मेंस को निकालने के लिए आपको पूरी मेंस की जो सिलेबस है उसको कवर करके प्रीलिम्स से पहले रखनी होती है। अभी जो पिछले 3 साल का क्या हो रहा था कि हर 3-4 महीने के बीच में एक प्रीलिम्स हो रहा था, क्योंकि वो शेड्यूल बिगड़ा हुआ था। तो उसके बीच में जो बच्चे हैं मेंस देकर अगर निपट रहे थे तो जस्ट बाद में प्रीलिम्स आ रहा था उनके सामने, तो अगर वो उसको प्रीलिम्स को कर रहे थे तो उनका मेंस जो है वो अच्छे से हो नहीं पा रहा था। अब क्या है कि आराम से प्रीलिम्स में भी बहुत टाइम है, तो जो भी बच्चे अगर नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं कि हाँ हम 1 साल और इसमें देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई बैकअप प्लान नहीं है, एमपीपीएससी के अलावा और कोई बैकअप प्लान नहीं है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो शायद, जो कि मैं करूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपन लोग ऐसा कर सकते हैं कि एमपीपीएससी की प्रिपरेशन जो है उसको मेंस से स्टार्ट करते हैं और 3 से 4 महीनों में जो है वो मेंस खत्म हो जाएगा और उसके बाद प्रीलिम्स जब आ जाएगा तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करेंगे। तो मेंस के जो जितने भी डीप क्वेश्चन होते हैं और डीपली जब हम पढ़ते हैं तो फ्री में हमारे काम आ जाएंगे। और साथ ही साथ जो है अगर रेलवे का एग्जाम होता है तो उसके लिए मैथ और रीजनिंग, सिर्फ 2 ही चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा आ रही है, तो हम मैथ और रीजनिंग पर अपना फोकस कर सकते हैं, ताकि अगर इन फ्यूचर जैसे किसी के पास में सीपीसीटी है, कंप्यूटर डिप्लोमा है, अगर व्यापम वगैरह का कोई एग्जाम आता है, जो लोग एमपी के हैं या फिर कोई भी स्टेट में कोई भी एग्जाम आता है जिसमें मैथ और रीजनिंग वगैरह आ रही है, तो वो बहुत ईजी हो जाएगा अगर मैथ और रीजनिंग आपका पहले से किया हुआ होगा। तो अगर सभी बातों को मिला के एक सार निकाला जाए तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं और साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग को टाइम दे सकते हैं। अब वापस एक नया शेड्यूल जमाना पड़ेगा। अभी आज है 28 है और मैं सोच रही हूँ कि 1 तारीख से जो है वो हम नए शेड्यूल के साथ पढ़ाई शुरू करेंगे। और आप में से जो भी लोग ऐड होना चाहते हैं, जो भी लोग वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, वो
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो पर बने रहें, क्योंकि अब मैं 1 तारीख से जो है एक नए शेड्यूल के साथ में पढ़ाई शुरू करेंगे। क्योंकि अगर क्विट करना है तो क्विट कर दो, आप अगर क्विट कर देते हो तो किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बहुत सारे बच्चे जो है ग्रेजुएशन किए हुए वो वापस लाइन में लगे हुए हैं एमपीपीएससी करने के लिए, यूपीएससी करने के लिए। आपके क्विट करने से किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप क्विट कर दीजिए और आराम से अपना जो और कुछ कर सकते हो वो करिए। प्राइवेट फील्ड में जाना है प्राइवेट फील्ड में जाइए। जिसको क्विट नहीं करना है, जिसके मन में कहीं ना कहीं है, जिसको खुद पर थोड़ा बहुत भी विश्वास है कि नहीं मुझे लगता है कि मेरा इसमें हो जाएगा, कभी ना कभी मेरा इसमें होगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है, मैं आपको बताऊं कि अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो, अगर आप इस फील्ड से नहीं हो, कि अगर आप चाहते हो कि अरे यार मेरा मन भर गया, मेरे को पढ़ाई नहीं करनी है, आप 2 दिन नहीं पढ़ोगे। आप लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि अगर आप नहीं पढ़ोगे, 2 दिन आपने पढ़ाई नहीं की, तो आप बोर हो जाओगे। आप क्या करोगे? या तो आप जॉब कर लो, अगर आपके पास कुछ अच्छी खासी डिग्री, आपको अच्छी खासी जॉब मिल रही है तो आप उस वाली लाइन में शिफ्ट कर लो ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी सैलरी हो जाती है, प्रमोशंस हो जाते हैं, सैलरी बढ़ जाती है, कंपनी स्विच कर लो फिर सैलरी बढ़ जाती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर आपने कोई डिग्री नहीं की, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और उसके बाद भी आप पढ़ाई को क्विट कर रहे हो, तो फिर आप क्या करोगे? अगर आपके माइंड में वो चीज़ है, अगर ऐसे भी लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हो जिनके माइंड में ये चल रहा है कि नहीं अब बस हो गया, अब मुझे एमपीपीएससी नहीं करनी, तो वो लोग क्या करेंगे? मुझे भी थोड़ा सा सजेस्ट करें, क्योंकि मैं भी इस चीज़ में कन्फ्यूज़न में हूँ कि अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो मैं क्या करूँ, और अगर मैं इसे ना छोड़ूँ तो फिर मुझे यही करना है। और साथ ही साथ हो सकता है कि रेलवे का एग्ज़ाम आ रहा है, तो रेलवे की प्रिपरेशन भी साथ साथ में कर ली जाए तो वो बेटर रहेगा। तो ये तो हो गई जो भी सभी क्वेश्चन जितने भी थे। एक किसी का क्वेश्चन ये भी था कि मेरा एग्ज़ाम, किसी का ब्रदर का एग्ज़ाम था, तो शायद उनका नहीं निकला या निकल रहा है, जो भी उनका कमेंट था। तो मैं बता दूं कि 110 पोस्ट पर पॉसिबिलिटी बहुत कम थी कि सिलेक्शन आपका बहुत मेहनत के बाद भी हो। हाँ, बहुत लोगों का होगा, बहुत लोगों का नहीं भी होगा। तो एक जब तक एग्ज़ाम होता नहीं है, वो उसके पहले की चीज़ें हमारे हाथ में रहती हैं, वो डोर हमारे हाथ में रहती है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हम ये चाहे वो पढ़ सकते हैं, हम दिन रात एक कर सकते हैं। और वो हमने किया है ना। जितने भी लोगों ने वीडियोस देखे होंगे उनको मेरी वीडियो से पता चला होगा, जो लोग खुद की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको अपने मन में पता होगा कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। पर जब एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके बाद हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। हमारे हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ एक पॉजिटिविटी रहती है। अगर आप पॉजिटिविटी, 1-2 दिन सबको बुरा लगता है कि यार मेरे को भी बुरा लग रहा है कि मेरे 80+ नंबर आते, तो मैं एकदम श्योर हो जाती कि यार मेरा हो जाएगा, है ना। अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है कि 74, 75, 76 कट ऑफ जाएगा या इससे ज़्यादा जाएगा, है ना। तो अब वो श्योरिटी नहीं है, तो 1-2 दिन मेरा भी माइंड थोड़ा-सा रहा कि यार हमने कितने दिन पढ़ाई की, कितने दिन उस चीज़ को, 2 दिन पहले तक हम जिस चीज़ में मतलब होप लगा रहे थे कि इस बार हमारा हो जाएगा, और फिर उसके बाद में आपको कहीं न कहीं से डाउट रहता है कि नहीं इसमें पॉसिबल नहीं है, इस अटेम्प्ट में पॉसिबल नहीं है, अब आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है, तो आपको बुरा लगता है। वो सर, और वो ह्यूमन बीइंग, एज़ अ ह्यूमन बीइंग सबको लगता है ना, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबको लगेगा। पर मेन ये है कि अगर आप अब पढ़ाई ना करो तो क्या करो? अगर आपके पास वो क्या करो का आंसर अपने पास है कि मैं ये कर लूँगी, या मेरे पास ये डिग्री है तो मैं वो कर लूँगा, या मेरे पास ऐसा है तो मैं ऐसा कर लूँगा, तो कोई बात नहीं है। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप फिर एमपीपीएससी करोगे, और क्या करोगे? अब ये है कि अभी जैसे कि 28 तारीख हो गई है, 29 और 30, मैं सोच रही हूँ कि मेरा इस बार लाइब्रेरी जाने का मेरा इस बार बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है। होता क्या है कि जब आप उन लोगों के बीच में बैठ के पढ़ाई करते हो, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा एज आपकी जब हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा इन द सेंस कि आपको पता है कि आप काफ़ी टाइम से पढ़ाई कर रहे हो, आपने 5-6 अटेम्प्ट दे लिए, तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कि जिनके सिलेक्शन हो गए होते हैं, या फिर जो आपसे काफ़ी ज़्यादा एज में छोटे होते हैं, तो वो भी आपको मिलते हैं। और आपका अभी अभी क्या होता है कि आपका एक प्रेजेंस ऑफ माइंड में आपका क्या हो रहा है कि सबको ऐसा लगता है, एक अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आती है कि आप सेम जगह पर बैठ के, यहाँ पर आपने पिछले साल तैयारी की थी या पिछले से पिछले साल तैयारी की थी, उसी जगह पर बैठ के आप 2 साल बाद भी उसी जगह पर बैठ के आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके माइंड में ये आता है कि आप कितने फेलियर हो, कि आपको वो आपने उस अटेम्प्ट को नहीं निकल पाए, आपने उस अटेम्प्ट को नहीं निकल पाए, और आप उस जगह वापस से 2 साल बाद आ गए। और अगर उसी जगह से अगर उसी लाइब्रेरी से किसी और के 1-2 लोगों के भी सिलेक्शन हुए होते हैं, तो आपको वो चीज़ जो है वो कहीं न कहीं ट्रिगर करती है कि यार आपका नहीं हो पा रहा है। तो आपको लाइब्रेरी नहीं जाना है, मुझे अपनी लाइब्रेरी नहीं जाना है। अगर मेरा मन करेगा तो मैं आगे लाइब्रेरी जाऊँगी, क्योंकि मैं घर आ गई हूँ तो मैं घर ही शिफ्ट करूँगी। बाहर रहना भी पॉसिबल नहीं हो पाता अगर आपका कोई एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिले हो, और अगर आप मीडियम क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हो तो आपका उतना नहीं हो पाता है कि आप बाहर जाकर पढ़ाई कंटिन्यू कर पाओ और मतलब साल 2 साल निकाल पाओ। तो मैं तो वैसे भी 2 ही महीने के लिए गई थी, एग्ज़ाम एक्सटेंड नहीं हुआ होता, अप्रैल में हो गया होता तो मैं वापस अप्रैल में भी आ जाती। तो मेरा मन नहीं है कि, अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि आपको आपके माइंड को पॉजिटिव रखना है। अगर आपका माइंड वहाँ बैठ के
उस जगह पर बैठ के यहाँ पे आपको नेगेटिव फीलिंग आ रही है, आपके माइंड में कुछ और चल रहा है बैकअप में, तो आप वहाँ पर पढ़ाई नहीं नहीं कर पाओगे। तो इससे बेटर है कि आप जिस जगह पे बैठकर आप पढ़ाई कर पा रहे हो, अगर आपका लाइब्रेरी जाने का मन है तो आप लाइब्रेरी लगा लो। मैं तो कह रही हूँ कि अगर आपके पास लाइब्रेरी का ऑप्शन ये है, आपके पास स्कूटी है, मेरे पास स्कूटी नहीं है भाई, अगर आपके पास स्कूटी है तो आप वो लाइब्रेरी जो पहले जाते थे उससे लाइब्रेरी चेंज करके दूसरी लाइब्रेरी लगा लो, अगर आपके पास ऑप्शन है। अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप घर पर पढ़ सकते हो, नए माहौल में तैयारी कर सकते हो, तो आप घर पर तैयारी करने की कोशिश करो। और जो भी चीज़ें होंगी वो 1 तारीख से जो है वो एक अलग ही रूटीन में ब्लॉग आएगा। देखिए, फैमिली ब्लॉग बनाना और चीज़ें जो है वो एक कंडीशंस पे, सिचुएशंस पे डिपेंड करती है, और मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा ब्लॉग बना पाऊँगी। थोड़ा बहुत शायद शूट कर पाऊँ घर का, पर जो बेसिक जो है वो मेरा खुद का जो है वो यही वाला चैनल है कि जिसमें मैं अपनी लाइफ़ की जर्नी के बारे में बता पाऊँ, तो मैं वो बता देती हूँ आपको। और अभी 1 तारीख से जो है जो भी मैं पढ़ाई करूँगी, जो भी मेरा रूटीन रहेगा, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और इस पेपर के एनालिसिस की बात रही, तो जब भी मैं अभी वाईफ़ाई लगवाने का सोच रही हूँ, तो मेरा वाईफ़ाई लग जाएगा, तो फिर उसके बाद जो है हम डिटेल में इस पेपर को एनालिसिस करेंगे। ये वीडियो बनाना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, तो उन सबका एक साथ रिप्लाई, और उन सबके माइंड में भी जो भी चीज़ें चल रही थी तो उन सबको मैंने क्लियर कर दिया, और मेरे माइंड में भी जो भी चल रहा था वो मैं इस वीडियो के थ्रू जो है अपने दिमाग की चीज़ें भी निकाल लेती हूँ और क्लियर कर लेती हूँ कि हाँ भाई, अब मुझे ये करना है और अब मेरे हाथ में बस ये है और अब मैं ये कर सकती हूँ। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शायद वीडियो अब 1 या 2 दिन बाद आएगा। इस बीच में एक आध वीडियो अगर मस्ती वाला आ गया तो आ गया, क्योंकि 30 से पहले अब इंजॉय करना है, थोड़ा बहुत आप कर लो, बाकी 1 के बाद में वापस से पढ़ाई जो है वो शुरू करनी है। तो आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि पढ़ाई तो है जो है वो शुरू करनी ही है 1 तारीख से, तो इसलिए अभी 2 दिन बचे हुए हैं, तो पेपर के बिना सोचे और रोए और गाए 2 दिन एंजॉय कर लो। मैं मानती हूँ बुरा लगता है, नहीं मन लगता है चीज़ों में, पर उन चीज़ों को हटा के जितना आप खुद को एक पॉजिटिव माहौल में लेकर आ पाओ उतना लेकर आओ। फिर 1 तारीख से जो है पढ़ाई शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो पॉजिटिव माहौल में आ जाएंगे। तो मिलते हैं अब नए ब्लॉग में, और अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिल रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।